हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है रोहन ने। अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रोहन, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश में ही उसकी अपनी पूरी फैमिली थी। रोहन की वाइफ और उसके मॉम डैड। रोहन की अभी नई नई शादी हुई थी और उसकी जो जॉब थी वो अब मुंबई में लग जाती है। एक तरफ रोहन बहुत ज़्यादा खुश भी था कि मुंबई में जॉब लगी है, एक बड़े शहर में। मुंबई मतलब ड्रीम सिटी होती है लोगों की, सबकी जॉब वहाँ नहीं लग पाती और रोहन की वहाँ पर लगी थी। और जहाँ उसका घर था वहाँ आसपास किसी की भी मुंबई में तो जॉब नहीं लगी थी, तो सब उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि क्या बात है बेटा, तुम तो बहुत आगे निकल गए, ऐसे ही बढ़ते रहो, ऐसे ही काम करते रहो, ब्ला ब्ला। तो रोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और सेम रोहन की वाइफ भी, वो भी बहुत एक्साइटेड थी कि चलो यार मुंबई चलेंगे, वहाँ की लाइफ देखेंगे और काइंड ऑफ ये एक नई लाइफ शुरू करने वाले थे अपनी। तो दोनों एक्साइटेड होते हैं और रोहन बोलता है कि एक काम करो, तुम ना 5-10 दिन बाद आओ, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, मतलब यहाँ वहाँ घर ढूंढना पड़ेगा, कहाँ रहना है वो सब भी देखना पड़ेगा। तो वाइफ बोलती है ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं। रोहन अब मुंबई आ जाता है, जहाँ पर वो ऑफिस में बात कर लेता है कि मुझे ना पीजी वीजी देखना है वो। तो ऑफिस में कुछ उसकी हेल्प मिल जाती है कि यहाँ वहाँ उसे दिखाते हैं पीजी तो वो ले नहीं सकता था क्योंकि उसको अपनी वाइफ के साथ रहना था, तो वो लेता है फ्लैट। वो बोलता है मुझे प्लीज़ फ्लैट यहाँ वहाँ दिखा दीजिए। तो जो ऑफिस में मतलब पुराने लोग थे वो रोहन को अच्छे से बताते हैं कि आप इस सोसाइटी में चले जाओ, यहाँ पे अच्छा फ्लैट है, हमारी सोसाइटी में आ जाओ, यहाँ अच्छा फ्लैट है। ऐसे कर करके रोहन 2-3 दिन हर जगह धक्के खाता है, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, या फिर यूँ कहो जो पसंद आ रहा था तो महंगा बहुत था। रोहन को समझ नहीं आ रहा कि यार करें क्या, अब रहने का बंदोबस्त तो करना है क्योंकि अपनी वाइफ को भी लाना है और तुम ऐसे ही कहीं पे भी जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि वाइफ भी साथ में, आगे चलकर बच्चे भी होंगे, तो तुम्हें एक अच्छी जगह ही चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी ही चाहिए। तो वो ऑनलाइन साइट्स में देखने लग जाता है। देखते देखते उसकी नज़र पड़ती है एक फ़्लैट में जिसका नंबर होता है 301, फ्लैट नंबर 301। तो रोहन अब देखता है कि वो काफ़ी अच्छा फ्लैट था, काफ़ी मतलब इंटीरियर भी था उसमें और वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था। तो रोहन देखता है कि यार ये तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। जब वो प्राइस देखता है तो प्राइस उसकी रेंज में होता है। सरप्राइजिंगली रोहन खुश हो जाता है कि यार इतना अच्छा फ्लैट मिल गया, ऊपर से इतने अच्छे प्राइस में मिल रहा है, भाई ये तो मतलब डील ऑफ द डे है। तो सीधा ओनर को कांटेक्ट करता है। अब अभी तक क्या था, वो सब ब्रोकर्स के थ्रू जा रहा था, जहाँ पे भी ब्रोकर लेके जा रहे थे वहीं उसे जाना पड़ रहा था। बट अब बीच में कोई ब्रोकर नहीं था, उससे था कि मैं खुद ही ओनर से बात करता हूँ, सीधा डील डन करता हूँ, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ओनर भी उसे बोलते हैं कि बिल्कुल आप आ सकते हो, आप देख सकते हो। रोहन आता है। रोहन आकर वो फ्लैट देखता है। फ्लैट आलीशान होता है, एकदम नया इंटीरियर। उस फ्लैट का कोई 25,000 मांग रहा है तो ये बिल्कुल भी सेंस ही नहीं बना रही थी। कम से कम 40 से 50 के बीच में वो फ्लैट बिकना था, बट यहाँ पर 25,000 ले रहे थे। रोहन पूछता भी है आप मतलब इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो, मैंने भी 25,000 के फ्लैट्स देखे और वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, खाली फ्लैट पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ से पपड़ियाँ निकल रही है, सीलन ये वो, और आपका तो इतना आलीशान फ्लैट है। तो वो जो अंकल होते हैं वो बताते हैं कि बेटा ये मैंने अपनी बेटी को दिया था फ्लैट, और मेरी बेटी फ़ॉरेन जा चुकी है, तो ये फ्लैट करीबन 1-2 साल से खाली पड़ा हुआ है। हमने भी सोचा कि इस फ्लैट को रेंट पे चढ़ा दिया जाए, हमने 50,000 रखे भी, बट हमें कोई मिला ही नहीं। हमें कोई ऐसा चाहिए था जो बीवी बच्चे वाला हो, परिवार वाला हो। जो आते थे वो बैचलर्स होते थे और हम बैचलर्स को बिल्कुल नहीं रखना चाहते। तुम्हें भी पता है कि लड़के फिर दारू पार्टी ये वो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हमें वो पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे फ्लैट में ये सब चीज़ें हो। तो जब हमें तुम मिले तो हमने सोचा कि भाई हमें तुम चाहिए, क्योंकि तुम एक अच्छी जॉब करते हो, अपनी वाइफ के साथ हो, तो हमें पता है कि तुम ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, हमारे फ्लैट का ध्यान रखोगे। रोहन भी बोलता है कि बात तो सही है, मैं आपके फ्लैट का बिल्कुल ध्यान रखूंगा, और वो भी इतना अच्छा फ्लैट है, तब तो अपनी जान से बढ़कर मेरे लिए फ्लैट है भाई, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अब इन दोनों में डील हो जाती है। अब रोहन एक जगह ये भी सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं इस फ्लैट को ख़रीद लूँ, क्योंकि इतना आलीशान फ्लैट ना हर जगह और इतने सस्ते में मिलता नहीं है। तो ऐसी बात चलाता है कि अगर आपको ये बेचना हो, मान लो आपको ये फ्लैट बेचना है, तो आप कितने में बेचोगे। वो भी हैरान रह जाते हैं, वो भी अपना जो प्राइस होता है वो कोट करते हैं। तो रोहन खुश कि यार ये तो सस्ता है, मतलब वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फ्लैट अगर इतने का बिकेगा तो जो प्राइस बताते हैं वो इतना होता है। तो रोहन बोलता है यार ये तो ख़रीद लेना चाहिए, ये तो फ़ायदे की डील है। तो रोहन ऐसी बात चलाता है कि अंकल जी देखो, हम भी मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं, अब आने वाले कई साल तक हमें यहीं रहना है, और मुंबई में घर लेना आपको पता है कितना मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस फ्लैट को ख़रीद ही लूँ। अंकल और खुश कि अरे वाह बेटा, ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात कर दी तुमने, हर दिन क्या ही तुम किराया भरते रहोगे हर महीने, उससे अच्छा एक ही बारी में भर के ख़त्म करते हैं। अब ये दोनों बहुत खुश हो गया कि चलो ठीक है, डील डन दोनों की साइड से। अब ये जो ओनर होते हैं, इनका जो रूम होता है, मान लो ये 301 रूम है जिसमें रोहन रह रहा है, तो उनका रूम था 201, मतलब जस्ट उसके नीचे।
तो रोहन जाता है उनके साथ, उनके घर में भी जाता है, उनसे अच्छी खासी बातचीत होता है, उनके वाइफ से मिलता है। और वहीं पर अंकल की जो मॉम होती है वो भी थी, काफ़ी बूढ़ी सी आंटी बेचारी, डंडे के सहारे चल रही थी, वो भी साइड में ही बैठी हुई थी। तो वाइफ भी बहुत अच्छे से बोलती है कि अरे वाह, तुम तो हमारे नेबर बनने वाले हो, अब तो रोज़ का मिलना होगा, तो अपने वाइफ को लेकर हमारे घर आना और हम आज से मतलब ऐसे ही साथ रहेंगे, बढ़िया है, हमारे पास भी कोई होगा बातचीत करने के लिए। रोहन भी खुश हो जाता है कि एक अनजाने शहर में एक इतना अच्छा फ्लैट मिल गया, इतने अच्छे नेबर्स मिल गए, मतलब सब कुछ बढ़िया जा रहा है, राइट। अब क्या होता है कि बातचीत होकर ख़त्म हो जाती है, 1-2 घंटे निकल जाते हैं। रोहन भी बोलता है चलिए अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं आता हूँ अगले दिन, फिर डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और घर का काम करते हैं पूरा। अब रोहन जा रहा है, अंकल जी से मिल लिया, आंटी जी से सबसे मिल लिया। जैसे ही जा रहा था अचानक से वो जो दादी जी होती है, जो ओनर की मॉम होती है, वो रोहन के पास आती है और ऐसे घबराते हुए उसके कान में बोलती है कि ये फ्लैट कभी मत लेना। रोहन एकदम हैरान हो जाता है कि अभी पूरी बात हुई, 2 घंटे से हम यही बात कर रहे हैं और दादी जी ऐसा बोल रही कि फ्लैट मत लेना, मत क्यों। तो जो अंकल होते हैं वो हंसने लग जाते हैं इस बात पे, जो ओनर होते हैं वो हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं कि अरे बेटा, ये जो मेरी मम्मी है, ये मेरे बेटी इनकी बहुत क्लोज थी और वो फ्लैट मैंने जैसे बताया आपको कि वो बेटी का है, तो इनको लगता है कि बेटी आज नहीं तो कल फिर वापस आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार जो बाहर जाता है वो कहाँ वापस आता है, और कभी आएगा भी तो रहने तो नहीं आएगा, 2-4 दिन के लिए आएगा, वो हमारे ही घर में रुक जाएगा। लेकिन ये बातें मम्मी समझती नहीं है, उन्हें लगता है कि नहीं, बेटी तो वापस आएगी, और इसलिए कोई भी फ्लैट ख़रीदने आता है या मतलब कभी बात भी चलती है ऐसी, तो मम्मी को गुस्सा आ जाता है। रोहन बोलता है कि हाँ बात तो सही है, चलो ठीक है, ये बातें हो जाती है। रोहन वहाँ से चला जाता है। अब रोहन जब जा रहा है ना, तो पता नहीं क्यों वो एक साइड बहुत खुश है कि यार इतनी अच्छी डील मिल गई और आते ही एक घर मिल गया, और मतलब रेंट पे भी नहीं, अपना ही घर। बट दूसरी जगह उसे वो आंटी की बात याद आ रही है कि ये फ्लैट बिल्कुल मत लेना, और जिस तरीके से आंटी ने बोला था वो बहुत गुस्से में बोला था। कोई ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं कहा था कि हंसते हुए बोला या कुछ, एकदम गुस्से से, बहुत गुस्से से। ऐसा लग रहा था जैसे कि आंटी के दुश्मन हो रोहन। वो कभी होता नहीं है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे सामने आ जाता है जिसे सिर्फ मारने का मन करता है, उस तरीके के एक्सप्रेशंस आंटी दे रही थी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब ले लूँ कि कहीं कुछ फ्लैट में गड़बड़ तो नहीं है। जब उसके दिमाग में अचानक से ये चीज़ आई कि कहीं फ्लैट में कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो उसके दिमाग में और चीज़ें आने लगी। अब होता है ना, ओवरथिंक करते करते आप एक चीज़ के बारे में सोचते हो और 100 चीज़ें सोचने लग जाते हो। वही चीज़ें रोहन के साथ भी हो रही थी। अब वो सोचने लगता है कि यार वो फ्लैट इतना आलीशान है तो इतने सस्ते में क्यों, और इतने ज़्यादा सस्ते में फिर भी ठीक, लेकिन इतने सालों से उस फ्लैट में कोई रह क्यों नहीं रहा था। आखिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है फ्लैट के साथ, कहीं वो सच में इन्हीं का तो है ना, कहीं वो किसी और का तो नहीं है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। आजकल अगर आपको पता होगा तो फ्लैट प्रॉपर्टी को लेकर बहुत फ्रॉड होते हैं। आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, आपको बेच भी दिया जाता है, और 2-3 महीने बाद पता चलता है कि भाई ये फ्लैट तो किसी और का ही था, कोई और ही आकर आपको उल्लू बना गया। तो रोहन को इन चीज़ों से भी डर था। रोहन बेचारा वही एक गाँव का आया हुआ लड़का, एक शरीफ सा लड़का, और उसे पता है शहर में कैसे कैसे लोग होते हैं, हर जगह आपका खून चूसने के लिए खड़े रहते हैं, इतने तेज़ होते हैं, इतने बड़े स्कैमर्स होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको लूट लिया जाए। तो उसको तो घर से बोल के भी भेजा था कि बेटा हमेशा चौकन्ने रहना, अब तुम नई जगह जा रहे हो और वहाँ पे जो लोग होंगे वो बहुत शातिर होते हैं, तो कभी भी ऐसे आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करना। रोहन सोचने लग जाता है कि नहीं यार, मेरा ख़रीदना सही तो रहेगा, इतने पैसे देने के बाद फ्रॉड हो गया तो। रोहन की वाइफ भी आ जाती है। अगले दिन रोहन की वाइफ आने वाली थी तो वो आ जाती है। अब रोहन अपनी वाइफ से डिस्कस करता है ये सारी चीज़ें, तो वाइफ बोलती है कि एक काम करो, तुम उन्हें बोल दो कि शायद हमारी नौकरी ट्रांसफ़र होने वाली है, तो हम अभी फ्लैट नहीं लेते, अभी 1-2 महीने फ्लैट में रुक कर देखते हैं, पता चल जाएगा खुद ही कि क्या सही में इन्हीं का है या कहीं किसी और का है, या फ्रॉड हो रहा है या फ्लैट में सब कुछ सही तो है। रोहन बोलता है ये सही है। अगले दिन जाता है, ओनर से यही बातें बोलता है। ओनर बड़े खुशी से मिला था, अरे रोहन बेटा आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स रेडी है। रोहन बोलता है सॉरी अंकल, बट मुझे कल ही पता चला कि मेरी शायद 3-4 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो मैं अभी मतलब पक्का नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अंकल, जिसकी इतनी बड़ी स्माइल निकली हुई थी, वो एकदम से ऐसे चुप हो जाता है, एकदम साइलेंट, और बोलता है चलो अगर तुमने यही डिसाइड किया तो ठीक है, 3-4 महीने बाद देख लेते हैं, बट कोई बात नहीं, तुम रह लो आराम से। अब वही अपने 25,000 देता है ना, सिक्योरिटी मनी जो पहले देनी होती है वो सब सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, और उसके बाद अब वो और उसकी वाइफ दोनों इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, फ्लैट नंबर 301 में। अब शिफ्ट होने के करीबन 1-2 हफ्ते तक सब कुछ बहुत सही चलता है, एक नॉर्मल लाइफ और काफ़ी अच्छी लाइफ, मुंबई की लाइफ। रोज़ आते थे, घूमते थे, मुंबई एक्सप्लोर करते थे दोनों, और दोनों में काफ़ी प्यार था, दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली एक छोटे से घर से बाहर आने के बाद वो अब इतने बड़े घर में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
ऑल्दो उन्हें अपने माँ बाप की बहुत याद भी आती थी, बट हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फिर ये भी सोचने लग जाता है कि यार फ्लैट भी सही है, सब कुछ सही है, तो क्यों ना हम खरीद लेते हैं। इनफैक्ट हमने शायद गलती किया कि 1 महीना हमने डिले कर दिया। ऐसा ना हो कि कोई और अब बात कर रहा हो फ्लैट लेने की, तो नहीं, ये गलत है और हम बस 3-4 दिन बाद फ्लैट लेने की बात कर लेंगे नहीं। अब रोहन डिसाइड करता है कि सीधा जाकर फ्लैट खरीद लेगा। अब रात हो जाती है। रोहन और अंजलि, रोहन की जो वाइफ थी उसका नाम था अंजलि, दोनों सोने लग जाते हैं। रोहन सो चुका है, वो पूरे दिन का थका हुआ था, वो सो गया है। अंजलि को आज नींद नहीं आ रही है। कुछ तो अजीब था जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। उसकी बार बार आंखें खुल जा रही है, वो सोने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा लग रहा है उसे कुछ आवाज़ आ रही है। अंजलि एकदम से बैठ जाती है और वो फोकस करने लगती है कि ये आवाज़ अगर आ भी रही है तो कहाँ से आ रही है। ये आवाज़ उसको किचन से आ रही थी। अंजलि उठती है और किचन की साइड चलने लगती है। अचानक से जैसे वो किचन की साइड चलने लगती है, वो आवाज़ जो होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है और वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। अंजलि को समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज़ किचन से क्यों आ रही है, लेकिन एक चीज़ थी, फ्लैट अगर आपने देखे होंगे तो अगर ये आपका फ्लैट है और दूसरा किसी और का फ्लैट है, उस फ्लैट में भी कुछ हो रहा है ना, तो इतनी पास से वो आवाज़ आती है कि ऐसा लगता है हमारे ही फ्लैट में हो रहा है। और ये चीज़ें पहले भी अंजलि के साथ हो चुकी थी, जैसे कि बगल वाले फ्लैट में अगर कोई बॉल से खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, जो भी कुछ छोटी बॉल से खेल रहे हैं, तो इनकी फ्लैट में वो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। तो अंजलि को यही लग रहा था कि दूसरे फ्लैट में कोई रो रहा होगा, बट अब अंजलि उठ चुकी है और थोड़ा बहुत उसे अजीब भी लग रहा है, तो वो सोचती है कि चलो ठीक है, मैं एक बार किचन में जाके देख भी लेती हूँ और पानी भी पी लेती हूँ। अंजलि धीरे धीरे किचन की तरफ जाती है। किचन में पहुँचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये एक्सपेक्टेड था कि वहाँ तो कोई भी नहीं होगा ना, फॉर श्योर, कौन होगा इतनी रात को, वो भी इनके किचन में। वो जाती है, अपने आरओ से पानी भरने लग जाती है। बोतल में पानी धीरे धीरे गिर रहा था। वो एक पानी के गिरने की जो आवाज़ आती है, सिर्फ वही आवाज़ थी जो पूरे किचन में आ रही थी कि अचानक से वापस से अंजलि को किसी औरत के रोने की आवाज़ें आने लगती है। एकदम से अंजलि आरओ को ऐसे बंद कर देती है, पानी गिरना बंद हो जाता है। अब सिर्फ पूरे किचन में किसी के रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। अंजलि भी एकदम उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से और इतनी ज़्यादा करीब से आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास ही है, जस्ट मुड़ेगी और उसे कुछ दिख जाएगा। अंजलि जैसे ही देखने को मुड़ती है, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला उठती है। उसके हाथ में जो बोतल थी वो कांच की थी। वो गिरती है और कांच गिरने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वहाँ पर रोहन भागे भागे आ जाता है। रोहन जब आता है तो देखता है कि अंजलि एक कोने में बैठकर रो रही थी। रोहन को समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी रात को यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो। वो बोतल को देखता है तो बोतल पूरे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर चुकी थी। रोहन को लगता है कि बोतल गिर गई है, उसकी वजह से अंजलि एकदम घबरा गई है। होता है ना, आधी रात को एकदम धड़ करके एकदम सब कुछ साइलेंट हो और एकदम ऐसे गिरने की आवाज़ आए और कुछ टूट जाए तो सामने वाला थोड़ा सा धक्का सा लगता है। तो उसे लगता है अंजलि को वही लगा है। रोहन उस बोतल को पूरा साफ़ करता है अपने झाड़ू से और उसके बाद अंजलि के पास जाता है और बोलता है कि देखो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, तुम टेंशन मत लो यार, बोतल नहीं आ जाएगी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो और इतना डर क्यों रही हो। अंजलि कुछ भी नहीं बोल रही, अंजलि सिर्फ रोए जा रही थी। रोहन को अब थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है कि यार इतना क्या रोना, बोतल भी साफ़ हो गई और अगर उसका धक्का लगा हो तो एकदम 1 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अंजलि रोए जा रही थी। रोहन अंजलि को कैसे तो करके उठाता है और बोलता है तुम एक काम करो, रूम चलो, तुम यहाँ पर फर्श में क्यों बैठी हुई हो, देखो कांच भी चुभ सकते हैं, चलो। तो उसे उठाता है और कैसे कैसे करके धीरे धीरे अब रूम की तरफ ले जा रहा है। जब रूम की तरफ ले जाता है, अचानक से अंजलि रोहन के कान में आकर बोलती है, इस फ्लैट को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। बहुत ज़ोर से और बहुत गुस्से में बोलती है। रोहन जैसे ही अंजलि को मुड़कर देखता है, अंजलि फिर से पहले जैसी थी, वो रो रही थी, सहमी हुई थी। रोहन को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। एकदम रोते रोते अंजलि मेरे कान में आकर ये क्यों बोलेगी, और इतने गुस्से में, एकदम उसी तरीके से जैसे उस दिन दादी ने कहा था। रोहन अंजलि को अपने रूम में लेकर आता है, उसे बिठाता है, उसे शांत कराता है, उसे बोलता है कि अंजलि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ और तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी। अंजलि बोलती है कि मैंने तुम्हें क्या बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा था, मैं बस रो रही थी, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं रो क्यों रही थी, मैं बस रो रही थी। रोहन बताता है कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ आराम से, तुम रेस्ट करो, शायद तुम थक गई हो, शायद तुमने कोई सपना अपना देख लिया, तुम आराम से सो जाओ, ठीक है। अंजलि भी गर्दन हिलाकर सो जाती है। अब रोहन सोने लगता है। अब उसे नींद नहीं आ रही, उसे वही चीज़ें याद आ रही है जो अंजलि ने उसके कान में कही थी कि यहाँ से चले जाओ, ये छोड़ दो इसको। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या था।
और फिर वो दादी वाली बात भी वापस आ रही है, वो सब चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी कि अचानक से उसको ऐसा लगता है कि कोई तो उसके पैर को ना छू रहा है, कोई उसके पैर को ऐसे छू रहा है। तो रोहन की ऐसे आंख खुलती है और एकदम से देखता है तो अंजलि, जो कि उसके जस्ट बगल में सोई हुई थी, अब जस्ट उसके पैर के सामने खड़ी हुई थी और अंजलि सिर्फ रोहन के पैरों को देखे जा रही है। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। जैसे ही रोहन एकदम से उठता है कि तुम क्या कर रही हो वहाँ पर, तुम तो सो रही थी ना, तुम एकदम से उठकर वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो। जिस पर अंजलि बोलती है कि अपने पैर को देखो। रोहन अपने पैर की तरफ देखता है तो उसके पैर से थोड़ा सा खून निकल रहा होता है। रोहन को समझ नहीं आ रहा कि खून कैसे निकल रहा है और मुझे पता भी क्यों नहीं चला। अंजलि कुछ नहीं कह रही, वो बस पैर को देखे जा रही है। रोहन बोलता है कि अरे ये शायद एक कोई कांच वांच लग गया होगा और उसी की वजह से खून निकल रहा होगा, तुम चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओ, तुम सो जाओ, मैं साफ़ कर लूँगा। जैसे ही रोहन यही बोल ही रहा है, अंजलि एकदम से उसके पैर को पकड़ती है और जहाँ से उसका खून निकल रहा था, उसके अंगूठे से थोड़ा सा खून निकल रहा था, ऐसे अपनी उंगली लेकर उसके अंगूठे पे ऐसे लगा देती है। रोहन को भी थोड़ी सी जलन होती है तो वो कहता है क्या कर रही हो तुम। जिस पे अंजलि, जिसने ऐसे खून को लगाया था अपने हाथ में, एकदम से उसको ऐसे लिक करने लग जाती है। रोहन देखते ही बहुत वियर्ड फील करता है कि अंजलि तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल वागल हो गई हो क्या, तुम इस खून को ऐसे लिक क्यों कर रही हो, तुम पागल वागल हो गई हो क्या, इन्फेक्शन हो सकता है, क्या कर रही हो तुम। अंजलि बस नीचे देख रही है, उसके पूरे बाल ऐसे आगे हैं, उसकी जो उंगली है वो ऐसे मुंह के अंदर है और वो बस कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा कर क्या रही है। वो हंस भी रही थी, रो भी रही थी। रोहन को समझ ही नहीं आ रहा तो कर क्या रही थी। रोहन फिर पूछता है कि अंजलि तुम क्या कर रही हो इतनी रात को, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो, तुम मुझे डरा रही हो। अब अंजलि कुछ भी नहीं कह रही, उसके कंधे ना ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई हंसता है तो कैसे उसके कंधे मतलब ऐसे ऊपर नीचे बार बार होते हैं, उस तरीके से अंजलि के कंधे हो रहे थे और उसका सर पूरा नीचे था, पूरे ऐसे बाल नीचे। रोहन को समझ नहीं आ रहा। रोहन उठकर फिर अंजलि के पास जाता है, उसको दोनों हाथ से पकड़ता है कि तुम कर क्या रही हो आधी रात को। जैसे वो ऐसे करता है, अंजलि एकदम से रोहन को देखती है। अंजलि के मुंह पर यहाँ पर अजीब सा कुछ निशान था, जैसे कि किसी ने उसे मारा हो, उस टाइप का निशान। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर कई सारे निशान थे और उसके माथे पर भी सेम वही निशान था जो उसके यहाँ पर था, जैसे कि किसी ने उसे मारा हो। वो नीले कलर का निशान, लाल कलर का निशान। रोहन को समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हुआ अचानक से। अभी तो जस्ट मैंने इसे सुलाया था, तब तो ठीक थी। रोहन एकदम से पीछे हो जाता है, बोलता है अंजलि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे डरा रही हो, तुम ठीक तो हो। जिस पर अचानक से अंजलि बहुत गुस्से से रोहन को देखने लग जाती है और फिर रोहन के पास आती है। धीरे धीरे उसके पास आकर बोलती है कि चला जा यहाँ से, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि यहाँ से चला जा, छोड़ दे मेरे घर को, भाग जा यहाँ से। अंजलि बार बार रोहन को देखकर ये बोले जा रही थी। रोहन कुछ उसे समझ नहीं आ रहा, वो अपना सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। कि तभी अचानक से अंजलि रोहन का गला पकड़ लेती है और दबाने लग जाती है। रोहन उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा है, उसको बहुत घुटन फील हो रही है। अंजलि बार बार यही बोले जा रही थी चला जा यहाँ से, तेरे को बोला ना चला जा यहाँ से, और उसका गला जोर से दबाने लग रही थी। रोहन कैसे कैसे तो करके अंजलि से दूर होता है और भागते हुए अपने मेन डोर के पास चला जाता है और बोलता है अंजलि तुम ये क्या कर रही हो, अंजलि तुम क्यों बोल रही हो ऐसा, तुम्हें क्या हो गया है। कहीं ना कहीं रोहन को भी समझ आ रहा था कि ये अंजलि नहीं बल्कि उसके अंदर कोई और ही है जो रोहन से बात करने की कोशिश कर रहा है। रोहन अब भागता हुआ फ्लैट के बाहर चला जाता है और वो पूरी रात बाहर गुजारता है। उसके पास उसका फ़ोन था तो हर आधे घंटे में अंजलि को कॉल कर रहा था कि अंजलि कहीं ठीक हो गई, उसे पूछ लूँ, पर उसकी कॉल कोई नहीं उठा रहा था। उसे नहीं पता अंदर अंजलि क्या कर रही है। अब रात हो चुकी है, रात को ना कोई पंडित मिलता है ना कोई दोस्त मिलता है, कोई भी नहीं मिलता। रोहन ने पूरी रात ऐसे ही गुजारी थी। उस फ्लैट नंबर 301 के बाहर बैठकर उसने पूरी रात गुजारी। जैसे ही सुबह हुई उसको थोड़ी सी हिम्मत आई और जैसे उसे हिम्मत आती है अचानक से उसका दिमाग चलने लग जाता है। मतलब कि ऐसा समझो कि पूरी रात भर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और जैसी सुबह हुई उसे लगा कि चलो ठीक है अब थोड़ा मामला कंट्रोल में है। उसे एकदम से याद आता है कि नीचे ही तो वो ओनर रहते हैं, उनका घर नीचे ही तो था रूम नंबर 201 में। मैं क्यों पूरी रात यहाँ वहाँ पागलों की तरह भाग रहा था, मैं उनके पास सीधा जा सकता था। अब रोहन उनके पास जाता है, उनके गेट को बार बार बजाने लग जाता है। सुबह वो खोलते हैं तो देखते हैं रोहन की बुरी हालत हुई होती है। अंकल जी रोहन को बिठाते हैं, बोलते बेटा क्या हो गया तुम इतनी बुरी हालत में। रोहन बोलता है अंकल मेरी बीवी बहुत अजीब सी बिहेव कर रही है अंकल, अंजलि ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो अंजलि है। वो बस बार बार यही बोले जा रही है कि चला जाए यहाँ से, मेरे रूम को छोड़ दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है। जैसे वही बोलते हैं अंकल की तो मानो सिट्टी बिट्टी गुल, जो दादी होती है, वो फिर जोर से बोलती है मैंने कहा था ना कि उधर नहीं रहना था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था
कि उधर मत रहो, उसे छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं माने, तुमने मेरी बात को इग्नोर करा। दादी रोहन पे ही गुस्सा करने लग जाती है। अंकल की वाइफ आती है और वो दादी को अंदर लेकर जाती है और अंकल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। उनकी वाइफ आकर उन्हें संभालती है। रोहन को समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ऊपर मेरी वाइफ ऐसे बिहेव कर रही है, नीचे आ रहा हूँ तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, चल क्या रहा है। इस पर अंकल बताते हैं कि बेटा, जो भी चीज़ें तुमसे कल बोली गई है वो तुम्हारी वाइफ अंजलि ने नहीं बल्कि मेरी बेटी सुनीता ने बोली है। इससे पहले रोहन कुछ समझ पाता, जो अंकल होते हैं वो बताते हैं कि मेरी बेटी कोई फॉरेन में नहीं गई है। मैंने सबसे झूठ बोल के रखा है। असल में मेरी बेटी की मौत हो चुकी है, वो भी उसी फ्लैट में। मैं मेरी बेटी को एक डॉक्टर बनाना चाहता था, मगर वो कुछ और ही बनना चाहती थी। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसका शौक़ था एक्टिंग करना, फेमस होना और वो ज़िंदगी जीना जो शायद हमारी फैमिली ने किसी ने सोची भी ना हो। मैं इसके सख्त खिलाफ़ था। मैं नहीं चाहता था कि हमारी फैमिली में से कोई भी एक्टिंग लाइन में जाए। वहाँ पर जो चीज़ें करनी पड़ती है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपनी बेटी को हर बार इस चीज़ के लिए रोकता था। मैं चाहता था वो एक डॉक्टर बने। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मुझे लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रही है उस लाइन में जाकर। और शायद इसी प्रेशर में आकर एक रात को मुझ तक खबर आती है कि अब मेरी बेटी नहीं रही। उसने उसी फ्लैट में खुद की ही जान ले ली थी और उस दिन के बाद से ये फ्लैट वीरान पड़ा हुआ है। वहाँ पर ना कोई रहता है, ना मैं किसी को रहने देता हूँ। मैं खुद ट्राई करा उस फ्लैट में जाकर रहने का। अपनी बेटी के याद में मैं चाहता था मैं वहाँ जाऊँ, वक्त बिताऊँ, लेकिन अक्सर मुझे वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी जो मुझे अंदर तक डरा कर रख देती थी। एक बार की बात है, जब मैं रात को वहाँ पर सोने लग रहा था, मैं जब सो रहा था तो अचानक से मुझे आवाज़ आती है जैसे कि मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। मुझे आवाज़ आती है कि कोई पापा पापा बार बार ये बोले जा रहा है। मैं मेरी बेटी को ढूंढते हुए, रोते हुए वहाँ पर हर जगह ढूंढ रहा हूँ कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो वो आवाज़ किचन से आ रही थी। जब मैं वहाँ जाकर देखता हूँ तो वहाँ पे मेरी बेटी पूरी तरीके से पड़ी हुई थी। उसके आसपास हर जगह खून ही खून था और वो बेजान पड़ी हुई थी। मैं उसे देखकर मैं ज़मीन पे गिर जाता हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं भाग सकूँ या कुछ बोल सकूँ या कुछ भी कर सकूँ। मैं बस ज़मीन में गिरा पड़ा हूँ कि अचानक से वो गिरी हुई लड़की मुझे देखने लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से गुस्से में बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी जान ली है, तुम्हारी वजह से आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। उस दिन के बाद से मैं कभी भी इस फ्लैट में वापस नहीं आया। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं पंडित को बुला सकूं, मैं यहाँ पूजा करा सकूं और अपनी बेटी को इस फ्लैट से भगा सकूं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वजह से ही मेरी बेटी गई है और अगर मैं पंडित जी को बुला दूंगा, इस फ्लैट में पूजा कराऊंगा तो शायद वो मेरी वजह से वापस एक बार चली जाएगी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ये सब करने की। जब तुम आए तो मुझे लगा कि तुम अच्छे लोग हो। मेरी बेटी वहाँ पर है ज़रूर, लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती है। वो भले ही सबको बोलती है कि मेरा फ्लैट छोड़कर चले जाओ, बट वो कुछ भी ऐसा नहीं करती जिससे सामने वाला हर्ट हो। और इसीलिए शायद मैं तुम्हें ये फ्लैट देने के लिए राज़ी हो गया था। मुझे तुम्हारी फैमिली अच्छी लगी थी, मुझे तुम अच्छे लगे थे। मुझे पता था कि मेरी बेटी तुम लोगों को कभी हर्ट नहीं करेगी। बट जो भी हुआ, एक बार फिर से उसके लिए आई एम सॉरी। सुनते ही रोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि तुम पागल हो क्या? तुम्हें ये सब पता था फिर भी तुमने मुझे फ्लैट बेचने की कोशिश करी। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं एक ऐसे फ्लैट में रह सकता हूँ जहाँ पर ऐसी लड़की घूम रही है जिसकी वहाँ पर जान गई है? तुम्हें पता भी है इस टाइम मेरी बीवी की क्या हालत हुई पड़ी है? वो वहाँ पर खुद ही को ही मारे जा रही है। वो वहाँ पर मेरी जान लेने की कोशिश करी, उसने मेरा गला घोटा, मेरे को मारने की कोशिश करी, और तुम कहते हो कि वो हर्ट नहीं करती किसी को। रोहन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब जो दादी होती है, जो उसके गुस्से को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए, अब ये जो ओनर की फैमिली होती है ये ऊपर जाती है, गेट खोलती है और देखती है जो रोहन की वाइफ होती है वो बेड में गिरी पड़ी थी। रोहन जाता है, उसको उठाता है। वो भी थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है और रोहन अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से सीधा चले जाता है। कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। रोकने की कोशिश करते, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर रोहन एक नहीं सुनता। वो बस हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद से फिर रोहन अब कहीं और शिफ्ट हो गया, जहाँ उसके दोस्त ने बताया था कि, मैंने बताया था ना शुरू में कि उसके दोस्तों ने उसे बताया था कि हम एक सोसाइटी है, हमारे घर के नीचे आ जाइए वो, तो अब वहाँ पे जाके वो शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके बाद से वो कभी भी ना तो उस ओनर से मिला, ना ही उस सोसाइटी में गया। आज भी जब उसे 301 नंबर सुनाई देता है तो उसे सबसे पहले वही फ्लैट याद आता है और उसे अंजलि का वही रूप याद आता है जो उसने उस रात को देखा था, वो डरावना भयंकर रूप।
आज अगर मैं बताऊं तो रोहन एकदम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद उसके पीछे वो आत्मा आ गई हो या अंजलि को जीने में कोई दिक्कत आई हो। नहीं, अब सब इन्होंने मूव ऑन कर लिया। अब इनकी फैमिली बहुत अच्छे से मुंबई में रह रही है। रोहन बार बार अपने घर में भी जाता है। वो तो अपने घर वालों को भी बोलता है कि यार आओ यार, अब क्या रखा है, हम आ जाओ एक बार। बट घर वाले तो गाँव में ही रहेंगे, वो कहीं अब नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। वो बोलते हैं कि हमने हमारी ज़िंदगी जी ली है, अब तुम्हारी बारी है, तुम आराम से जियो। और ऐसे ही करते हुए रोहन की ज़िंदगी अब बीत रही है। वेल दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी जो उसने हमसे शेयर करी थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझसे मेल पर आकर शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक और बात है जो मुझे आपसे करनी थी कि अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू सो मच। आपने पूरी वीडियो देख ली भाई, क्या बात है। तो मेरे को आपसे एक्चुअली पूछना था कि मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आऊँ, थोड़ा आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। बट यार मेरे को सही में लाइव आना नहीं आता मुझसे भाई। अगर मैं आ भी गया ना, मैं चुपचाप ऐसे पोकर फेस लेकर बैठा रहूँगा और तुम बोले क्या कर रहा है भाई, बोल क्यों नहीं रहा। लेकिन मुझे एक्चुअली सीखना है, लाइव आना है, मुझसे बात करनी है। और ऐसे रियलाइज़ होता है मुझे कि मैं आप लोगों से बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ। मैं बस एक वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, आप मेरी वीडियो देखते हो, दैट्स इट। मैं चाहता हूँ कि लाइव आकर हम इंटरेक्ट करें, टाइम पास करें और वो सब चीज़ें करें जो लाइव में लोग करते हैं। तो मुझे बताओ कि लाइव आने का ये आइडिया कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे। और बाकी हाँ, अपडेट मैं देता रहूँगा। बाय बाय एंड टेक केयर।